हेलो बच्चों, कैसे हैं? अभी तक के लेक्चर्स में हमने केमिकल बॉन्डिंग में वीएससीपीआर में प्लेनर नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स देख लिया, बेंट्स रूल देख लिया है, ड्रैगोज रूल देख लिया है। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ डी पाई बॉन्ड्स ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल्स में, उन सब में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आप क्या करें, जो भी मॉलिक्यूल आपको दे रखा हो उसका स्टेरिक नंबर मतलब सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लें। तो कैलकुलेट steric number, that is sigma bond pairs plus lone pairs of central atom in a molecule. सेंट्रल एटम का ही होता है ना हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका स्टेरिक नंबर आप कैलकुलेट कर लें। क्लियर है? नेक्स्ट, ये स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करें, जो भी मॉलिक्यूल है उसे लिखें। अगर वो सेकंड पीरियड का है, सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का है, तो उसमें पी पाई बॉन्ड्स ही बनेंगे। जैसे हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रेट आयन से, कार्बोनेट आयन से। अगर हम इनमें बात करें कि इनमें कितने पी पाई बॉन्ड्स होंगे, तो सबसे पहले तो हमें सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल एटम कौन? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और कोवेलेंसी ज्यादा। तो नाइट्रोजन, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। क्लियर? कार्बोनेट, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। क्लियर? अब ये जो नाइट्रोजन है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है। हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp2। अब जो ये पाई बॉन्ड है वो पी पाई से बनेगा। रिमेंबर इट, ये जो पाई बॉन्ड है वो किससे बनेगा? पी पाई से बनेगा। क्लियर? पी पाई से क्यों बनेगा? क्योंकि एक पी खाली है और ऑक्सीजन के तो पी ही यूज होंगे क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड है। यहाँ पे नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम भी सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड हमेशा क्या बनाता है? पी बॉन्ड पी पाई बनाएगा। डी होता ही नहीं है सेकंड पीरियड एलिमेंट में, तो डी पाई बनाएगा ही कहां से? तो पी पाई बॉन्ड ही मिलेगा। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ पे भी 3+0 sp2 है, यहाँ पे भी पी पाई बॉन्ड बनेगा। इज इट क्लियर? समझ आया? समझ आया? यहां तक की कहानी समझ में आई? ठीक है, तो एक ही पाई बॉन्ड है और वो पाई बॉन्ड किस टाइप का है? पी पाई है या डी पाई है? वो पी पाई बॉन्ड है और यहाँ पे भी पी पाई बॉन्ड है। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं। SO2, SO3, इनमें क्या सिचुएशन है? SO2 का स्ट्रक्चर देखें तो सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। क्लियर है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, डेफिनेटली एक पी खाली है तो एक तो बनेगा पी पाई। और क्योंकि ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 8 और प्लस 2 10। तो ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बनेगा? डी पी पाई बनेगा। इसका डी, इसका पी। क्लियर है? तो इसमें एक पी पाई है, ठीक है, एक डी पी पाई है। क्लियर? ये थर्ड पीरियड एलिमेंट तो 3 पी पाई 2 पी पाई, थर्ड शेल का पी, सेकंड शेल का पी, और ये कौन सा? थर्ड शेल का डी और सेकंड शेल का पी। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ये बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है? इसी तरीके से SO3 की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, 3 पाई बॉन्ड बन रहे हैं तो एक पी खाली है तो एक तो बनेगा पी पाई। ऑक्सीजन का तो पी, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो 1 पी पाई। बाकी जो दो है वो डी पाई। क्लियर है? यहां तक की कहानी समझ आती है आप लोगों को? क्लियर है? नेक्स्ट XeO3, नेक्स्ट एग्जांपल। सबसे पहले आपको सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कैलकुलेट करना आना चाहिए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। XeO3, नेक्स्ट एग्जांपल, XeO3F2, XeO2F2, परक्लोरेट। चलिए निकालिए XeO3 में कैसे करेंगे? ये Xe आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3, 1 2 3 4 sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, p सारे यूटिलाइज हो गए। जेनन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हिना, नेहा और करीना जीत रहे हैं। फिफ्थ पीरियड एलिमेंट, ठीक है, फिफ्थ पीरियड एलिमेंट में 5p तीनों यूज हो गए, 3 ही p होते हैं। ठीक है,
किसी भी शेल में जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 ही होते हैं, क्लियर है? p सब शेल में 3 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, तो तीनों यूज्ड अप हो गए, तो तीनों जो पाई बॉन्ड्स बनेंगे वो बनेंगे d पाई p पाई। कितने बनेंगे? d पाई p पाई बॉन्ड। कितने बनेंगे? 3 d पाई p पाई बॉन्ड्स बनेंगे। अगर हम XeO3F2 की बात करें तो एट में से ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और ये फ्लोरीन, क्लियर है? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये sp2 है, ठीक है, sp2 प्लस pd, क्लियर है? अब sp2pd वो क्या होगा? sp3dz स्क्वायर, क्लियर है? अब जो sp3 p पूरा यूटिलाइज हो गया, अब इस Zn में d ही बचे हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो d पाई p पाई कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। d पाई p पाई कितने बनेंगे? 3 बॉन्ड्स बनेंगे। इसी तरीके से XeO2F2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp3dz स्क्वायर, लोन पर इक्वेटोरियल रहेगा, वो सब आपको पता है, CPR देखिए। तो dz स्क्वायर, तो p तो पूरे यूटिलाइज हो गए, d पे dz स्क्वायर यूटिलाइज हो गया, तो ये जो दो पाई बॉन्ड्स बनेंगे वो d पाई p पाई बॉन्ड बनेंगे। इज इट क्लियर? समझ आया? ठीक है, अब वो d कौन सा होगा? फिफ्थ शेल का होगा, क्योंकि फिफ्थ पीरियड में आता है ये, और ये 2p पाई, तो 5dp पाई 2p पाई 2p पाई, क्लियर है? परक्लोरेट, क्लियर है? परक्लोरेट में 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स प्लस 0 लोन पेयर्स, 3 पाई बॉन्ड बनेंगे, और वो तीनों पाई बॉन्ड्स कौन से बनेंगे? d पाई p पाई बनेंगे। कौन से बनेंगे? d पाई p पाई बनेंगे। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आता है? तीनों पाई बॉन्ड्स कौन से बनेंगे? d पाई p पाई बनेंगे, क्लियर है? क्लियर है यहां तक की कहानी? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखें। ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, HClO3, क्लोराइड आयन, सल्फाइट आयन, सल्फेट आयन, ठीक है? और देखें, चलिए इन चार के तो बनाइए, इनमें बताइए तो क्लोरेट आयन का स्ट्रक्चर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या? 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, p यूटिलाइज हो गए, तो बाकी जो दो बॉन्ड्स बनेंगे वो d पाई p पाई बॉन्ड्स बनेंगे। क्लोरीन 3 थर्ड शेल है, तो 3d पाई 2p पाई, ये 3d पाई 2p पाई, क्लियर है? नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी p पाई बॉन्ड्स आर अवेलेबल इन क्लोरेट आयन, या हाउ मेनी d पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन, तो कितने d पाई बॉन्ड्स हैं? 3, सॉरी 2, ये तो कौन सा शेल बना रहा है? वो 2 d पाई बॉन्ड्स है, क्लियर है? दिस इज क्लोराइड आयन, ठीक है? तो 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? तो अब एक पाई बॉन्ड है, p तो यूटिलाइज हो गया, लेकिन तो वो जो एक भी बनेगा वो d पाई p पाई बॉन्ड ही बनेगा, एक भी बनेगा वो d पाई p पाई बॉन्ड ही बनेगा। इज इट क्लियर? सल्फाइट, सल्फेट, सल्फाइट आयन, सल्फाइट H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड से बना होगा, ठीक है? तो एक लोन पेयर, क्लियर? 1 2 3 4 5 6 सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 होते हैं, ठीक है? अब 1 2 3 4 sp3 सिग्मा बॉन्ड पेयर 3 प्लस 1 लोन पेयर sp3, एक बनेगा जो वो d पाई p पाई बॉन्ड बनेगा, क्लियर है? नेक्स्ट सल्फेट आयन 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है? अब sp3 p तो यूटिलाइज हो गया, जो थर्ड शेल था, सल्फर थर्ड पीरियड में आता है, तो थर्ड शेल में p तो पूरे यूटिलाइज हो गए, बाकी क्या बचे? दो पाई बॉन्ड बचे, वो दोनों कैसे होंगे? d पाई p पाई बॉन्ड होंगे, d पाई p पाई बॉन्ड्स होंगे, ये भी d पाई p पाई, ऑक्सीजन तो डेफिनेटली ये ऑक्सीजन आयंस है, तो d इसका तो p यूज होगा और इसका d यूज होगा, तो d पाई p पाई बॉन्ड्स कितने बनेंगे? 2, यहाँ पे कितने बने? 1, यहाँ पे कितना बना? 1, क्लियर है?
तो इस तरीके से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके की चीजें। फॉस्फेट आयन, वन एग्जाम्पल, फॉस्फेट आयन में कैसे देखेंगे, तो आपको पहले तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर, अगर वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। क्लियर? फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन में कैसे देखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बाकी एक d पाई b पाई बनेगा, एक, ये एक। क्लियर है? बाकी sp3 हाइब्रिड p सारे यूटिलाइज हो ही गए। इसी तरीके से और देखें, क्लियर है? तो इस तरीके के आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। NO2 माइनस देखें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है? ये NO2 माइनस हो गया, ये रेजोनेंस हो रहा है। अभी नेक्स्ट टॉपिक रेजोनेंस, ये क्या होता है रेजोनेंस, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अब हम बॉन्ड पैरामीटर्स पे आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 sp2 तो इसका हाइब्रिडाइजेशन 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और ये सेंट्रल एटम किस कौन सा पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का सेंट्रल एटम, तो 1 p पाई 1 p पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर? NO2 माइनस में क्या यहां तक की कहानी समझ में आई? इस तरीके से आप नंबर ऑफ p पाई और नंबर ऑफ d पाई निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए। रेजोनेंस, नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वहां पढ़ेंगे भी बहुत ज्यादा इन डिटेल। यहां पे क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, क्या रिलेवेंस है उसका यहाँ पढ़ने का, ताकि हम बॉन्ड पैरामीटर्स को डिस्कस कर सकें। हेडिंग डाले रेजोनेंस। रेजोनेंस में हम क्या पढ़ते हैं, रेजोनेंस क्या है, बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस कुछ भी नहीं, आप जीओसी में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो रेजोनेंस क्या है, इसको समझते हैं पहले, है ना। पहले रेजोनेंस भी क्या है ये भी नहीं, पहले समझते हैं एक एग्जांपल से। रेजोनेंस है क्या, मैं डेफिनेशन भी नहीं बताना चाह रही, कार्बोनेट आयन से समझते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में होते हैं। जब दोनों न्यूक्लियस के बीच में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उन दोनों न्यूक्लियस का उन इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड बहुत ज्यादा होगा, तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, उन इलेक्ट्रॉन्स को उन न्यूक्लियस से फ्री कराना बहुत डिफिकल्ट है दोनों न्यूक्लियस से। लेकिन वही पाई बॉन्ड का बनेगा, ये पैरेलल परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स में, ठीक है, परपेंडिकुलर प्योर p ऑर्बिटल्स d ऑर्बिटल्स में। तो ये पाई बॉन्ड बना, यहां पाई बॉन्ड बना और यहां पाई बॉन्ड बना, या यहां पाई बॉन्ड बना। क्या न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, तो रिलेटिवली वीकर बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड। क्या उसे तोड़ना आसान है? बिल्कुल। क्या वो टूट सकता है रिलेटिवली, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बीच में उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, वो अबव दिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है या बिलो दिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। क्लियर है? अब अगर मैं ये कहूं कि ये पाई बॉन्ड था, अभी हमने बात करी कि ये पाई बॉन्ड बना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, p पाई बॉन्ड है, सब पढ़ लिया हमने। ये पाई बॉन्ड क्या मूव हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या ये पाई बॉन्ड मूव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये लुईस स्ट्रक्चर यही नहीं है। क्या कार्बोनेट आयन में तीनों में से कोई भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड? कोई भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और अभी डबल हेडेड एरो क्या है ये भी समझाऊंगी, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड ये वाला ऑक्सीजन भी बना सकता है, ये वाला ऑक्सीजन भी बना सकता है, ये वाला ऑक्सीजन भी बना सकता है, बाकी 2 नेगेटिव चार्ज बाकी 2 ऑक्सीजन पे आ जाएगा, यहाँ पे बाकी 2 पे आ गया, बाकी 2 पे आ गया, ठीक है। तो अगर हम इस लुईस स्ट्रक्चर की बात करें, सब लुईस स्ट्रक्चर्स ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए आपको मिलेंगी। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ये देखेंगे कि एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है। क्लियर? अब एक्सपेरिमेंटली जब हम बात करते हैं, जब हमने देखा, तो क्या कोई कार्बोनेट आयन में कोई डबल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्ड हमें बॉन्ड लेंथ दिखी कि भाई CO के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ अलग होगी, और ऑफ कोर्स बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो बॉन्ड लेंथ अलग होगी। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच में, CO कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैं, उनके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। क्लियर है? समझ में आया? तो जब ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 हैं
यहाँ पे, तो इसकी बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए, क्योंकि जब 4 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बीच में हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों न्यूक्लियस को बहुत पास में खींचेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसका मतलब दोनों न्यूक्लियस की तो उसको खींचेंगे पास में, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो दोनों न्यूक्लियस पास में रहेंगे, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। पहली बात तो ये कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है। अब ये बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। यहां पे बॉन्ड लेंथ कम है, यहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, यहां बॉन्ड लेंथ कम है, यहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। क्लियर है, क्लियर है। अब ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा दिख रही है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो बॉन्ड लेंथ कम दिख रही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इन तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम आई, एक्सपेरिमेंटली इन तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम आई, तो उसको हम कैसे, अब यहां पे भी इसकी बॉन्ड लेंथ अलग आएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ अलग है, ये लुईस स्ट्रक्चर, ये लुईस स्ट्रक्चर, ये लुईस स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब सेम एनर्जी है, न्यूक्लियस की पोजीशन सब में सेम है, कार्बन बीच में ही है, तीनों ऑक्सीजन साइड, कुछ चेंज नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में अंतर है बस। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कभी यहाँ है, कभी पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, कभी पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी मतलब अलग अलग ऑक्सीजन के पास है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि बॉन्ड लेंथ कैसे सेम लाएं, एक कंसेप्ट आया, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट आया, रेजोनेंस। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट आया, होता नहीं है, ये स्ट्रक्चर्स गलत है, ये सिर्फ पेपर में, आप बोर्ड पे अच्छी लग रही है, आप कॉपी में बनाओगे तभी अच्छी लग रही है, लेकिन हम कैसे एक्सप्लेन करें कि बॉन्ड लेंथ सेम आएगी, हम कैसे एक्सप्लेन करें कि बॉन्ड लेंथ सेम आएगी, हम इन तीनों स्ट्रक्चर्स से एक्सप्लेन करेंगे। इन तीनों को हम रेजोनेंस पहले वर्ड समझते हैं, फिर बताती हूँ इन तीनों स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं। ये डबल हेडेड एरोय, डबल हेडेड एरोय जो बता रहा है कि ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इक्विवेलेंट लुईस स्ट्रक्चर्स हैं। जब हम एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड पैरामीटर्स, प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज, बॉन्ड पैरामीटर्स क्या है, प्रॉपर्टीज, जब एक्सपेरिमेंटली हम बॉन्ड पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो हम एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, मतलब ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं। लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है, लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखिए लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्लियर है, लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स में, पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर में, इसका मतलब डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब एक जगह लोकलाइज्ड नहीं है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लोकलाइज नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। ये एक्सप्लेन करने का तरीका है, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, जस्ट अ मिनट, एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है। वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ये कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ, तीनों बॉन्ड्स में हैं, और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कभी इस ऑक्सीजन पे 0 चार्ज है, कभी -1 है, कभी -1 है, इस ऑक्सीजन पे -1 है, -1 है, 0 है, इसका मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसे बोलते हैं, इन तीनों के मिक्सचर से कैसे बॉन्ड प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की जाए, जो एक्सपेरिमेंटल आए कि CO बॉन्ड लेंथ सेम है, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, थ्रू रेजोनेंस। रेजोनेंस, इसका मतलब रेजोनेंस क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, डीलोकलाइजेशन। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लोकलाइज्ड नहीं है, ये लुईस स्ट्रक्चर बस पेपर पे ही ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करता कार्बोनेट मॉलिक्यूल ऐसे, कार्बोनेट मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करता है, या फिर हम कहें कि कार्बोनेट मॉलिक्यूल ऐसे, इसे बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, ऐसे एग्जिस्ट करेगा। -2 चार्ज है कितने पे, -2/3, -2/3, -2/3,
क्लियर है? समझ में आया? ये -2/3 -2/3 -2/3। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऐसे बनाओ, -2/3 -2/3 -2/3 ऐसे बनाओ। तो CO बॉन्ड लेंथ सेम है थ्रू रेजोनेंस, CO बॉन्ड लेंथ सेम है थ्रू रेजोनेंस। क्लियर है? अब रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन हो गया पाई इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब वो पाई इलेक्ट्रॉन्स तीनों जगह हैं, तीनों जगह हैं, तीनों जगह हैं, तीनों जगह हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर अब तीनों जगह सेम है, बॉन्ड ऑर्डर तीनों जगह सेम है, तो बॉन्ड लेंथ भी तीनों जगह सेम है। तो एक्सपेरिमेंटली जो CO बॉन्ड लेंथ है वो सेम आ रही है थ्रू रेजोनेंस। सो रेजोनेंस इज एन हाइपोथेटिकल कांसेप्ट जहां पे हमें कह रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं, डीलोकलाइजेशन हो जाता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। डीलोकलाइजेशन होके आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो बॉन्ड प्रॉपर्टीज, एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू। ये एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स बने, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, इन्हें हम क्या कहेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन तीनों को हम क्या कहेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में दे रखा है सब कुछ, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट रेजोनेंस। सो रेजोनेंस इज अबाउट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? इट्स एन हाइपोथेटिकल कांसेप्ट। एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर आपको बनानी पड़ेगी ताकि आप एक्सप्लेन कर सको रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को। पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। एटम्स की पोजीशन फिक्स्ड है, पहली इंपॉर्टेंट बात, कहीं पे भी लोन पेयर मूव कर रहा है, बस दैट्स इट। दूसरी बात, ये जो है जितने ज्यादा रेजोनेट, जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स हैं, जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जितने एटम्स के बीच में, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। ये एक्चुअल मॉलिक्यूल है, ये एक्चुअल मॉलिक्यूल है, इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो एक्चुअली रेजोनेंस के थ्रू हम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बता पाते हैं कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ी। एक्सपेरिमेंटली हम जब देखेंगे कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ी, कि भाई उसका जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, उसकी एनर्जी क्या है? कम होती है देन एनी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? यहां तक की कहानी समझ में आती है? ये आपका रेजोनेंस है। आगे बढ़ जाए, चलिए। अब ये तो मैंने कार्बोनेट में बात करी, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर की भी बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट अभी बात करेंगे। अभी पहले 5-7 एग्जांपल्स लेते हैं रेजोनेंस में, कि रेजोनेंस कैसे होता है, क्यों होता है। एक से ज्यादा, इससे हम एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड प्रॉपर्टीज को इस अकेले एग्जांपल से जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो हमने एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बताए। अब ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? थ्रू रेजोनेंस जुड़े हुए हैं, थ्रू इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को ही रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस होता नहीं है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम नहीं रहे, एक्चुअली मॉलिक्यूल बस ऐसा है, लेकिन हमें उस बॉन्ड प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर ली और वहां पे हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाया और कहा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन तो 3 जगह घूम रहा है। एक पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर 3 जगह घूम रहा है। इज इट क्लियर? समझ आया? आगे बढ़ जाएं, चलिए। नेक्स्ट बहुत ही बेसिक एग्जांपल, बेंजीन। C6H6 एक ऐसे बन सकता है। एक्चुअली क्या है, ये जो कार्बन है, आप इसको एक बार ऐसे एनलार्ज करके देखिए। ये जो कार्बन है, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड के बाद एक पाई बॉन्ड है। तो जो इनका पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्डिंग में 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज हुआ। sp2 हाइब्रिडाइज हुआ, इसका मतलब तीनों एक ही प्लेन में, मतलब इस बोर्ड के प्लेन में तीनों बॉन्ड्स हैं, ये तीनों बॉन्ड्स बोर्ड के प्लेन में हैं, और जो पाई बनेगा वो पाई pz, सपोज टू बी xy प्लेन है बोर्ड का प्लेन, तो ये x, तो pz यहां, 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 और अब इनमें क्या हो रहा होगा? बॉन्डिंग हो रही होगी। या तो बॉन्डिंग कुछ ऐसे हो सकती है,
ऊपर वाला सेम फेज ओवरलैपिंग, मतलब ये भी ओवरलैप करेंगे, दो लोब इंटरेक्शन होता है पाई बॉन्ड। क्लियर है? या तो ऐसे हो सकती है, या ये इसके साथ कर ले, इसके साथ कर ले, इसके साथ कर ले, एक ही बात है। तो एक तो स्ट्रक्चर ये बन सकती है, और दूसरी स्ट्रक्चर क्या बन सकती है, कुछ ऐसी बन सकती है। एच तो अब बाय डिफॉल्ट आप समझ जाएंगे कि है, कुछ ऐसे बन सकती है। क्लियर है? तो या तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन सकती है, या कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बन सकती है, यहां पे, यहां पे, यहां पे। क्लियर? ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड या तो ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, और जो बनेंगे उनका परसेंटेज बहुत कम होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। आप तो सोचो कि ये पाई बॉन्ड बना सकता है, तो कोई बच्चा बोले मैडम मैं तो इन दोनों का पाई बॉन्ड बना दूंगा, इसका और इसका, ये दोनों भी आपस, बट डिस्टेंस डिपेंडेंट। पाई बॉन्डिंग जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। याद है ना, 3p पाई साइडवेज ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं थी, p2 नहीं बनता, तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। क्लियर? कोई बच्चा, जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो ये बोलना चाह रही हूँ, कोई बच्चा कहे कि मैं इसकी तो बॉन्डिंग करा दूं और मैं इसकी बॉन्डिंग भी करा दूं और मैं फिर इन दोनों, तो भाई यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई तो पाई बॉन्डिंग इनफेक्टिव हो जाएगी, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी इनफेक्टिव है। यही दो मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं। क्लियर? आप देखेंगे ये सारे पाई बॉन्ड्स, ये पाई बॉन्ड्स जो है वो पैरेलल है, ये सारे पाई बॉन्ड्स पैरेलल है। क्लियर है? जब ये सारे पाई बॉन्ड्स, तो ये सारे कार्बन प्लेनर होने चाहिए, सारे एटम्स प्लेनर होने चाहिए रेजोनेंस होने के लिए, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगा। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस एक टॉपिक पढ़ेंगे आप ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से, बहुत क्वेश्चंस आते हैं उसमें जेईई में, वो आप ध्यान से, पैरेलल होने चाहिए, नहीं तो रेजोनेंस अवॉइड होगा। मतलब रेजोनेंस अवॉइड होगा मतलब डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। तो या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे, या आप कह रहे हो ऐसे मूव करेंगे, एक्चुअल में ऐसे मूव नहीं करते। ये सिर्फ हम बता रहे हैं कि हाँ पाई बॉन्ड एक तरफ, यहाँ दो बॉन्ड बने, एक बार यहाँ एक, यहाँ पे दो बॉन्ड बने इस कार्बन C1 C2 के बीच में, और इस C1 C2 के बीच में एक बार एक बॉन्ड बना, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5। अभी कैलकुलेट भी करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5। क्लियर है ना? बॉन्ड लेंथ इसके कॉरेस्पॉन्डेंट आती ना इसके कॉरेस्पॉन्डेंट आती, बल्कि कुछ डिफरेंट ही होता है। तो एक्चुअल में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये यहीं पे लोकलाइज नहीं है, ये यहीं लोकलाइज नहीं है, ये घूम रहे हैं। एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। एक्चुअल में स्ट्रक्चर ना ये है ना ये है, ये तो एक्सप्लेन करने का तरीका है, दोनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। एक्चुअल में H तो होगा ही से, एक्चुअल में ये सारे ये 6 कार्बन इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, ये ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पूरा का पूरा जो डीलोकलाइज हो रहा है, जो 6 p ऑर्बिटल्स में डीलोकलाइज हो रहा है पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इन दोनों, ये सब एक साथ है, और ये नीचे वाला भी डीलोकलाइज हो रहा है बोर्ड के अंदर। इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस साइक्लो, मतलब ये जो हेक्सेन रिंग काइंड ऑफ दिख रहा है आपको, 6 कार्बन की जो रिंग दिख रही है उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और उस बोर्ड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और सब जगह है, डीलोकलाइज हो रहा है। दैट इज व्हाट रियल स्ट्रक्चर इज दिस। रियल स्ट्रक्चर इज दिस। छह भी हेक्सेन ही बनाया ना मैंने, सॉरी बेंजीन ही बनाया ना, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इज दिस और दिस। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज दिस। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, ये एक्चुअल मॉलिक्यूल है। क्लियर है? समझ आया? ये बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है, ये नहीं है। ये तो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कभी इन दोनों के बीच में बन भी सकते हैं, कभी इधर भी बन सकते हैं। एक्चुअल में तो ये घूम रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन सब जगह हैं। ये डीलोकलाइजेशन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स वीकर होते हैं,
न्यूक्लियस से एंड इन दोनों के बीच में अगर ये बना है ना, तो इन दोनों से इतना अट्रैक्टेड नहीं है, ये यहाँ पे भी चला गया, यहाँ पे भी चला गया। इज इट क्लियर? तो पाई इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो गया, डीलोकलाइज हो गया। क्या ये कहानी समझ में आई? बेंजीन का एग्जांपल समझ में आया? कुछ और एग्जांपल्स और करते हैं। CO2 जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो तो सब कवर करना ही है। CO2 थर्ड, CO2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, 2 बॉन्ड्स हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब इसकी बॉन्ड लेंथ देखी तो बॉन्ड लेंथ CO बॉन्ड ऑर्डर 2 के अकॉर्डिंग नहीं आती, जो आनी चाहिए बॉन्ड लेंथ, बल्कि उससे कम आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये चाहे तो ये पाई बॉन्ड टूट सकता है क्योंकि वो वीकर है। अब ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये प्लेनर है पूरा मॉलिक्यूल, ये कार्बन एटम ये ऑक्सीजन के साथ प्लेनर है। ये जो पाई बॉन्ड है वो कुछ यहाँ पे होगा, एक पाई बॉन्ड ऐसे होगा, ठीक है, और एक पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड कुछ ऐसे होगा। क्लियर है? अब ये चाह रहा है कि मैं ये खाली हो जाए, ये वाला भी खाली हो जाए। ये वाला खाली होगा, इसका मतलब ये यहां चला गया, यहां चला गया, मतलब ये दोनों सपोज टू बी पीवाई के बीच में बन रहा था, ठीक है, ये कुछ पीवाई के बीच में बन रहा था, ठीक है। अब पीवाई के बीच में बन रहा था तो ये पाई बॉन्ड पहले यूं बन रहा था, इस CO की बात कर रही हूं मैं। क्लियर? अब ये टूट गया, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है भाई। तो ये वेकेंट ऑर्बिटल हो गया। अब यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ऑलरेडी है, ये चाहे तो ये लोन पेयर अपने वेकेंट ऑर्बिटल में डलवा सकता है, ये डाल दे। तो ये जिसने एक्सेप्ट किया दोनों, उस पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, तो ये, और जिसने दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज, इसके पाई बॉन्ड, ये लो भाई, ये बन गया और ये 3 बॉन्ड्स बन गए। इसका P खाली हुआ ना, PY, तो PY के साथ बॉन्ड बन गया। इसका PZ तो यूटिलाइज्ड है बट PY तो लोन पेयर में है, तो ये बन गया। तो इसका मतलब ऐसा इधर से भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। तो ऐसे करके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। इज इट क्लियर? क्या बनेगा वो मैं बता देती हूँ। ऐसे करके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। एक तो ये बनेगा O- प्लस, ये तो इस इधर से गया तो प्लस आया और उधर से आया तो माइनस, तो ये तो न्यूट्रल हो गया। और एक और बनेगी कि इधर ये चीज हो गई थी सेम चीज, तो ये प्लस ये माइनस। क्लियर? अगर ये चीज ऐसे हो जाए तो ये चीज बन जाएगी, ये एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा पेयर, और यहाँ पे प्लस आया लेकिन यहां से चला जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ CO की बॉन्ड ऑर्डर 2 के कॉरेस्पॉन्ड नहीं आती, बल्कि किसके अराउंड आती है, कम आती है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ ऑफ CO is in between CO second bond and CO third bond। बॉन्ड ऑर्डर 2 और बॉन्ड ऑर्डर 3 के कॉरेस्पॉन्डेंट आती है, इसके बीच में आती है, इन बिटवीन। ठीक है? जो बॉन्ड ऑर्डर 2 के कॉरेस्पॉन्डेंट बॉन्ड लेंथ आएगी और बॉन्ड ऑर्डर 3 के कॉरेस्पॉन्डेंट जो बॉन्ड लेंथ आएगी, उसके बीच में एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ आती है CO की। क्लियर है? तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 है, लेकिन क्योंकि इन दोनों का तो ऑलमोस्ट एक तरफ ये 1 दिखा रहा है, एक तरफ ये 3 दिखा रहा है, तो है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, लेकिन उसकी जो बॉन्ड लेंथ आती है वो बॉन्ड ऑर्डर 2 से भी कम आती है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 के पास चला जाता है, मोर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर 3 के साइड चला जाता है, 2 और 3 के बीच में। तो ये भी रेजोनेंस के थ्रू ही एक्सप्लेन होता है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो आप, जो भी डबल हेडेड एरो से सेपरेट की जाती है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक्चुअल में ये दोनों पाई बॉन्ड्स, एक्चुअल में ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये लोकलाइज्ड नहीं है। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है। ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ लोकलाइज्ड नहीं है, देखो ना, ये पाई बॉन्ड यहाँ लोकलाइज्ड नहीं है, वो यहाँ पे भी है। अट्रैक्शन बढ़ रहा है और न्यूक्लियस से भी अट्रैक्शन, इस पाई बॉन्ड का इस न्यूक्लियस से भी अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अट्रैक्शन बढ़ेगा
एनर्जी कम होगी, अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है देन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो ये पाई बॉन्ड यहां पे भी है और ये पाई बॉन्ड यहां पे भी है, तो तीनों में है, तीनों में है, ये स्थिति है। और जो बाहर वाला पीजेड है उसमें भी तीनों में है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर है? समझ आया? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट ओजोन, नेक्स्ट ओजोन, फिर बॉन्ड ऑर्डर पे आएंगे बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट ओजोन, ओजोन का स्ट्रक्चर ये होता है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गए, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 हो गए, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, सबका ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर है? अब ये इसको अगर मैं नॉर्मल से रिप्लेस करूं तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी। क्लियर है? ये प्लस हो जाएगा, दिया और फिर वापस से ले लिया, तो ये तो प्लस ही रहा, ये नेगेटिव हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। क्लियर है? समझ आया? ठीक है, ठीक है। तो इस एक्चुअल में रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसे दिखता है, मतलब ये सिंगल बॉन्ड तो है ही सही, और ये डबल बॉन्ड कभी यहां है कभी यहां है, तो ये डबल बॉन्ड है कभी सिंगल बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड। एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इक्विवेलेंट है, दोनों की एनर्जी सेम है, बट एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये। इज इट क्लियर? समझ में आता है यहां तक की कहानी? क्लियर है? इसी तरीके से रेजोनेंस इसमें भी है। यस, 1 2 3 1 2 3 प्लस, चल ठीक है, और रेजोनेंस इसमें भी है, CH3 माइनस, बिल्कुल इन दोनों में भी रेजोनेंस है। एक्चुअली आप रेजोनेंस बहुत अच्छे से पढ़ोगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में, बहुत सारे टाइप्स पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, उतना अपने को यहाँ डिस्कस नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है, वहां पे आराम से पढ़ना। ये डबल बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के पास में ये वेकेंट ऑर्बिटल, तो भी रेजोनेंस होगा। कैसे होगा? ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। कैसे? ये CH sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसका एक वेकेंट ऑर्बिटल खाली है। क्लियर है? क्लियर है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, एक वेकेंट ऑर्बिटल खाली है, तो क्या होगा? और यहाँ पे ये ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये pz ये चाहे तो ये बॉन्ड इधर करके अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, CH माइनस CH2 प्लस, ये माइनस मतलब इसके पास ये इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन जाएगा। क्लियर है? समझ आया? इसी तरीके से ये लोन पेयर है, ये यहाँ पे पुट करेगा तो ये CH2 माइनस यहाँ आ जाएगा। इज इट क्लियर? H CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। क्लियर है? ये भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और उसके पास में एक ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है, एक ऑर्बिटल जिसमें वेकेंट ऑर्बिटल, ये सब रेजोनेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बट ये सिर्फ पेपर पे है, एक्चुअल में वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जगह। अब हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की बेटा, और बॉन्ड ऑर्डर कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो बात करते हैं। पहले कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं जो लेते आ रहे हैं अपन, ठीक है, उससे ही अपन बात करते हैं, और उससे अपन फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे और चैप्टर को बंद करेंगे। तो इस तरीके से आप रेजोनेंस देख सकते हैं। अब आते हैं अपन बॉन्ड ऑर्डर पे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए अपन ये सब कुछ पढ़ रहे थे। कार्बोनेट से स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ गया तो ये यहाँ, और ये यहाँ गया तो ये यहाँ। क्लियर है? तो डबल बॉन्ड कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। अच्छा, अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर पता करना हो CO का, कितना टाइम हो गया? आई थिंक इट्स ओके 40 मिनट्स।
CO का बॉन्ड ऑर्डर पता करना हो तो कैसे करेंगे? एक बॉन्ड तो सब में है, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं, एक बॉन्ड तो सब में है, सिग्मा बॉन्ड। और एक्चुअल में तीनों स्ट्रक्चर नहीं है, एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है, कुछ ऐसी है। तो ये एक पाई बॉन्ड 3 में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 1 पाई बॉन्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पोजीशंस, 3 पोजीशंस में या 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 1 प्लस पाई बाय सिग्मा से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 एटम्स, और वो आएगा 1 प्लस 1 बाय 3 विच इज 4 बाय 3, 1.33। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 1.33 है। कहने का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड तो CO में सभी जगह है, इसमें यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, किसी के भी CO को देख लें। और 1/3 जो पाई बॉन्ड है वो 3 में डीलोकलाइज हो रहा है। तो 1/3, 1 पाई बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड ओवर 3 सिग्मा बॉन्ड्स। क्लियर है? तो 1 प्लस 1/3 मेरा सबसे अच्छा तरीका 1 प्लस पाई बाय सिग्मा ही है। और अभी बात करते हैं और कैसे कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, उसको भी आप बहुत आराम से देखें। कितने पाई बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स हैं किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में? 4, 1 2 3 4। क्लियर? क्योंकि जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना तो सिग्मा पाई बाय सिग्मा दैट इज टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स और बाय सिग्मा। क्लियर? तो कितने बॉन्ड्स हैं? 4 बॉन्ड्स हैं। कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? ये जो 4 बॉन्ड्स हैं 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड्स कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? 3 जगह, 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, दैट इज 4/3। डायरेक्ट करना हो तो कितने बॉन्ड्स हैं? टोटल बॉन्ड्स एक ही स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड्स हैं? 4 बॉन्ड्स हैं। और कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? 3, क्योंकि जितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगे उतनी ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। इज इट क्लियर? जितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो बॉन्ड्स उतनी ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो जितने बॉन्ड्स बनेंगे, जितने बॉन्ड्स बने, एक ही लुईस स्ट्रक्चर को पकड़ लो, कितने बॉन्ड्स बने? पूरे लुईस स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड्स बने। कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है? 3 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स 3 जगह। क्लियर है? क्योंकि जितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है उतनी ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। देखते हैं और एग्जांपल से, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। नाइट्रेट आयन पहला बताएं, फिर बात करते हैं SO2, फिर बात करते हैं SO3। चलिए इन 3 की तो बात करते हैं, 1 2 3। नाइट्रेट आयन, इसको भी प्लस माइनस कर लें। अब इसमें कितने, डायरेक्ट करना हो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दिया और फिर वापस चला गया तो इस पे प्लस बराबर आ गया, इस पे और दिया और ये वापस आ गया, O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस प्लस। ठीक है, ये डबल बॉन्ड O, ओके, तो डबल बॉन्ड O यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, फिर वापस से चला गया तो ये हो गया। तो कितने, अच्छा 1 प्लस पाई बाय सिग्मा से देखे तो 1 पाई 3 सिग्मा में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगेन दिस इज 4/3, 1.33 बॉन्ड ऑर्डर NO का। बॉन्ड ऑर्डर किसी 2 आइटम्स के बीच में होता है बेटा, NO का, नाइट्रेट आयन। क्लियर है? और 1.33 क्लियर है? और क्या देख सकते हैं? 1.33 और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4, कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 3 सिग्मा बॉन्ड्स में, 4/3। SO2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4, कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है? कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है? 2 में। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया SO का इन SO2 2। क्लियर है? और 1 प्लस पाई बाय सिग्मा से करोगे तो 1 प्लस 2 पाई ओवर 4 सिग्मा। क्लियर है? 1 प्लस पाई बाय सिग्मा। क्लियर है? 2/2
सॉरी 1 plus 1 that is 2 pi bonds over 2 sigma. ठीक है, तो 1 plus 2 by 2 that is 1 plus 1 that is 2. क्लियर? तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2. SO3 कितने बॉन्ड्स है टोटल 6. कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये 6 बॉन्ड्स 3 जगह, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गए. और 1 plus pi by sigma करो तो 3 pi over 6 sigma, नहीं 3 pi over 3 sigma. क्लियर है? तो अगेन 3 pi over 3 sigma, तो 1 plus pi by sigma से भी कर सकते हैं. और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय वो बॉन्ड्स कितने जगह हैं, कितने जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 4 बॉन्ड्स. ये 4 बॉन्ड्स कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड थे 3 जगह. ये 4 बॉन्ड्स कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड थे 2 जगह. ये 6 बॉन्ड्स कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड थे 3 जगह. इज इट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, वो जितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगे उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. समझ आया? नेक्स्ट एग्जांपल, फॉस्फेट पर क्लोरेट, क्लोरेट देखें. फॉस्फेट पर क्लोरेट, क्लोरेट. क्लियर है? ये फॉस्फेट है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा पीओ का. कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे सीएलओ का. कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर सीएलओ का. ठीक है, पीओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बताएं. 1 plus pi by sigma करोगे तो 4 sigma, that is 5 by 4. 1 plus pi by sigma से 1 pi bond is distributed among 4 sigma. उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. कितने बनेंगे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. ठीक है, और या फिर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने 5. कितने बॉन्ड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 5 बॉन्ड्स 4 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है. उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे 5 by 4. ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने 1 2 3 4 5 6 7. कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है 4 जगह. इसकी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी. क्लियर है? या फिर कह सकते हैं 1 plus pi by sigma. पाई कितने हैं 3. टोटल कितने सिग्मा है 4 और कितने पाई है 3, तो टोटल कितना हो गया 7 पाई. क्लियर है? इसकी बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 5. कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 जगह. ठीक है, या फिर 1 plus pi 2, 1 plus pi by sigma कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है 3, that is 5 by 3. क्लियर है? समझ आया यहां तक? बढ़ जाए आगे. नेक्स्ट XeO3. ठीक है, सल्फाइड, सल्फेट. ठीक है, इनका बताइए. इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा. 1 plus pi 3 pi ओवर कितने सिग्मा 3, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर 2. या फिर कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं 6. कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है. 3 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है. अरे 3 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है ना 2. या फिर सल्फेट कितने पाई बॉन्ड्स हैं 1. कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं 3, तो 4 by 3. या फिर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 4. कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 जगह. 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी इसकी. कभी ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, कभी ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा. क्लियर है? सल्फेट कितने पाई बॉन्ड्स हैं 2. कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है 4, दैट इज 1 plus 1 by 2, दैट इज 1.5. क्लियर है? या फिर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए 6. कितनी जगह 6 कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, या कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है 4. कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है 4 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है 6 सिग्मा बॉन्ड्स. क्लियर है? 6 सिग्मा बॉन्ड्स. क्लियर है? बट यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 6 बनेंगे. ये बात ध्यान रखना. यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो जाएंगे, बट अदरवाइज आप ऐसे ध्यान रखें मोर करेक्ट. कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं 6 बॉन्ड्स हैं और कितने बॉन्ड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्लियर है? तो कितने बॉन्ड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने बॉन्ड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा
4 में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है? समझ आया? समझ आया यहां तक? वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, वैसे इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्लियर? देखिए, सल्फेट 2 में बना, अब मैं चाहूं तो इन 2 में बन सकता है, मैं चाहूं तो 1 2 में बन गया, 1 3 में बन गया, 1 4 में बन सकता है, 1 4 में बन गया, 1 2 1 3 1 4 में बन गया, 2 3 में बनाना, 2 3 में बनाना, 2 4 में बनाना, 3 4 में बनाना। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं? 6। कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है? 4 जगह। तो दैट इज 3/2 विच इज 1.5। या टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो एटम्स के बीच में। एक और तरीका होता है, वो जो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, तो उसके लिए कि कितने इस एसओ के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, ये देखो, एक के बीच में कितने हैं? 2 2 2 6 7 8 9। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? 6। अगेन 3/2 which is 1.5। ये भी एक तरीका होता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दैट इज 9, और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? 6, दैट इज 1.5। क्लियर है? यहां पे बाकी सब में अपन ने क्या किया कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, जैसे इसमें देखते हैं। समझ आया? ये चीज समझ में आई बहुत अच्छे से। क्लोराइड है ClO2 माइनस, ClO2 माइनस 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? या तो 1 प्लस पाई बाय सिग्मा, 2 सिग्मा है, दैट इज 1.5। क्लियर? या फिर क्या आएगा? या फिर कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं? 3। कितने बॉन्ड्स हैं टोटल? 3। और कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है? 2 जगह, तो अगेन 1.5। क्लियर है? तो 3 तरीके हो गए इसमें जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 प्लस पाई बाय सिग्मा से, या कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, वो भी देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से देख सकते हैं, या फिर किसी दो एटम्स के बीच में सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कितने बॉन्ड्स हैं बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कुछ भी देख सकते हैं, मैं सारे फॉर्म लिख देती हूं। बॉन्ड ऑर्डर एक तो 1 प्लस पाई बाय सिग्मा, एक तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं 1 प्लस पाई बाय सिग्मा। यही सिग्मा प्लस पाई बाय सिग्मा है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ओवर कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। जितनी जगह सिग्मा है उतनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं बाय सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। तो जितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय सिग्मा। ठीक है, दैट्स इट। बाकी आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, कंसेप्ट समझोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे अभी सल्फेट में देखा था 9/6 ओवर टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर? समझ आया? ठीक है, that's it for bond order resonance. We will complete bond length and bond angle in next classes, bond parameters. Thank you.